Let's first talk about the journey of Nayab. हर फिल्म मेकर जो भी डायरेक्टर है उसका कोई ना कोई एम होता है, ख्वाब होता है कि वो फिल्म बनाए। ऑब्वियसली नायाब को बनाने तक का जर्नी भी एक लंबी जर्नी है जो कि सिर्फ एक पहले स्क्रिप्ट से नहीं होती, कई पिछले स्क्रिप्ट से ही होती है। मूवी की स्टोरी से पहले एक चीज़ देखी जाती है विच इज़ द फेस ऑफ द मूवी। यू गॉट सबा कमर, यू गॉट सज्जल अली, कौन नहीं है, हानिया आमिर, भाई यमुना। जिस तरह से यमुना जैदी ने वो किया है तो मेरे ख्याल से ये ट्रीट है उसके जितने इंडिया में जितने फैंस हैं। जब एक बंदा ब्रांड बनता है दे शो टेंट्रम्स। एक्टर्स के टेंट्रम्स भी होते हैं और बड़ा मुश्किल होते हैं उनको हैंडल करना। फेवरेटिज्म पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर क्रिकेट के अलावा और जगहों पे भी एग्जिस्ट करती है। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं ना जो आप सच होता है, जो आपके सामने भी होता है, लेकिन आप उसके बारे में इतनी बात नहीं करते। Assalamu alaikum everyone, welcome back to yet another episode of Fahad's Den. Today we're diving into the dynamic world of Pakistani media industry. The man, he's already been the director for Nayab. He's redefining the storytelling techniques, be it through his commercials or be it through films. The man is Sir. थैंक यू फहद यार, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी हियर। Come on, Umer bhai, come on, I had to. Why would I not? Nayab has been such a huge success. I mean, it's an honor to have you. ऑनर भी एक छोटा लफ्ज़ है। नहीं, मुझे लगता है कि जो न्यू वेव ऑफ वर्ल्ड ऑफ सोशल मीडिया है ना, उसके अंदर ये जो पॉडकास्ट का एक जो सिस्टम है ना, आई थिंक इट्स वेरी वैल्यूबल फॉर एवरी वन जो इज़ वर्किंग बिहाइंड द कैमरा, इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, सबको एक स्पेस मिली है अपने एक्सप्रेशन के लिए। थैंक यू, बट ये पॉडकास्ट नहीं है, ये एक शो है। आई लाइक टू पुट इट दैट वे। आई मीन इट्स एब्सोल्युटली रैंडम, नथिंग स्क्रिप्टेड, ठीक है। सो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट द जर्नी ऑफ नायाब। इट्स बीन सच अ ह्यूज सक्सेस। आई वांट टू हियर सम इनसाइट्स फ्रॉम यू। सो नायाब यार, हर फिल्म मेकर जो भी डायरेक्टर है उसका कोई ना कोई एम होता है, ख्वाब होता है कि वो फिल्म बनाए, और मेरे ख्याल से अल्टीमेट ड्रीम होता है हर एक का फिल्म बनाना। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। सो ए ड्रीम को अचीव करने के लिए बड़े हर्डल्स आते हैं, हर ड्रीम को हर्डल आते हैं। सो ऑब्वियसली नायाब को बनाने तक का जर्नी भी एक लंबी जर्नी है जो कि सिर्फ एक पहले स्क्रिप्ट से नहीं होती, कई पिछले स्क्रिप्ट से ही होती है। सो बिफोर नायाब ही हमने कोई 2-3 स्क्रिप्ट से पहले भी काम किया था जो कि शायद हमें इवेलुएट किया तो हमें लगा कि नहीं, अभी इट्स नॉट अ फीजिबल टाइम। हाँ, प्रीमेच्योर जल्दी आ गया, या फिर अभी आप उस तरह से आप रेडी नहीं थे बनाने के लिए, या फिर आप कॉस्ट फैक्टर होता, आप कहते हैं यार इट्स टू हैवी, मे बी शायद कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा है, लंबी बहुत है, बहुत सारी वैल्यूएशन थी। सो कुछ चीज़ें होती हैं जो फिर आपके साथ, आप उसके साथ यू लिव विद सम कॉन्सेप्ट्स। सो नायाब की जो स्टोरी थी या जो उसका कॉन्सेप्ट था कि क्रिकेट से रिलेटेड, क्रिकेट के बैकड्रॉप पे, लेकिन जस्ट क्रिकेट एक किसी कहानी का एक बड़ा एक वो नहीं था, सेटअप नहीं था। यू हैव टू लुक फॉर अदर, उसकी लेयरिंग में आपको ढूंढना पड़ता है कि लेयर्स और क्या बन सकती हैं। उसके अंदर बहुत एक अच्छा कॉन्सेप्ट जो इम्प्लीमेंट हुआ था, दैट वाज क्रिकेट। तो चलो हमारी ऑडियंस के साथ रिलेटेबल है। ए बी फेवरेटिज्म। फेवरेटिज्म पे जिस तरह फिल्म ने कॉइन आउट किया, दैट इज समथिंग वेरी क्रूशियल एंड जो हमारी ऑडियंस के लिए दिखाना बहुत ज़रूरी नहीं, ज़रूरी भी है। और दूसरा है कि जितनी क्रिकेटिंग की उसके अंदर चीज़ें डली हुई थी या जो सिस्टम्स को दिखाया गया था वो बड़ी वेल रिसर्च थी। ऐसा नहीं था कि हमने बस अपने पास से कुछ बनाया था। हमने कई इंटरव्यूज़ लड़कियों से किए, कई लड़कियों के साथ बैठे, बातें की, उनके साथ टूर्स भी किए, गए एकेडमीज़ भी गए, बहुत सारे जगहों पे उनके साथ जाके बैठकें लगाई। सिर्फ एक का पर्सपेक्टिव नहीं, हर तरह के मुख्तलिफ लोगों के पर्सपेक्टिव। सही, बिल्कुल। कोई सीनियर लड़की, कोई जूनियर लड़की, कोई अपकमिंग, हर एक का अपना एक अलग पर्सपेक्टिव होता है बताने का। इवन कि कोचेस से मिले। सो जितनी चीज़ें उसके अंदर, जो एलिमेंट्स, एनेक्डोट्स ऑफ इनके लाइफ के थे वो रियल थे और रिलेटेबल थे। और जितनी क्रिकेटर लड़कियों ने जितनी फिल्में देखी या जो उस प्रोफेशन से रिलेटेड थे लोग, और जब हमने उनके फीडबैक्स लिए तो वो रिकॉर्डेड भी हमने ऑनलाइन सोशल मीडिया पे भी डाले। सो दे वर एब्सोल्युटली, कहती हैं कि वो एब्सोल्युटली ऑन पॉइंट था पूरा जो आई थिंक दैट्स प्राइमरीली द रीजन एज टू व्हाई द फिल्म वाज अ ह्यूज सक्सेस। इतनी रिलेटेबल थी, यू गाइस हैड डन प्रैक्टिकली ऑल योर होमवर्क। सो दूसरा है कि क्रिकेट जो है वो जस्ट नॉट फॉर गर्ल्स, क्रिकेट की तो बात अलग है, लेकिन लड़के बहुत ज़्यादा इससे रिलेट करते हैं और इतनी कहानियाँ लड़कों की इतनी सारी हैं
कि लेट 90s में, अर्ली 90s में, 2000s में, बल्कि अभी करंट टाइम में भी बहुत से लोग अपनी जर्नीज़ कंप्लीट नहीं कर सके। वो बनना चाह रहे थे, नहीं कर सके ऑब्वियसली, क्योंकि क्रिकेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है के लिए ऐसा नहीं है कि वो उसमें डाइव कर जाए तो वो कहीं ना कहीं पहुंच जाते हैं। बिल्कुल डिफ़िकल्ट है, Exactly. इतने ज़्यादा लोग हैं, इतनी ज़्यादा आवाम है, तो हर एक के पीछे कोई ना कोई स्टोरीज छुपी हुई हैं। बिल्कुल, So, exactly. उस कहानी को किस तरीके से एक कहानी के साथ और उसको साथ लेयरिंग करना कि भाई की जर्नी वो क्या रही थी, क्यों रही, वो क्यों कंटिन्यू नहीं कर सका, किस वजह से वो, उसके रीजंस थे, और फिर उसको एक बड़े बैकड्रॉप जो कि शहर का एक बैकड्रॉप था कि वॉट शहर ने किस तरीके से उसके ऊपर उस असरअंदाज हुआ उस फैमिली Exactly. के ऊपर या उनके चीज़ों के ऊपर, तो वो एक्सप्लोर किया। तो आई थिंक कि वो एक चीज़ से एक द चीज़ परफेक्ट निकलती जेल है। हाँ, वो एक से एक निकलती कि एंड इट जेल्ड इन परफेक्टली। तो मल्टीपल चीज़ें थी। हाँ, ओ या एब्सोल्युटली। अच्छा, मैं एक बात बताएं, फेवरेटिज्म की हम बात कर रहे हैं। आई एम प्रीटी श्योर फेवरेटिज्म एक पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर क्रिकेट के अलावा और जगहों पे भी एग्जिस्ट करती है। ये हाँ आई थिंक ये एग्जिस्ट करता है और ये होता है, और ये आप इसके कई रियल लाइफ एग्जांपल्स भी हैं, केसेस भी आप सुनते हैं कि ऐसा होता है और चीज़ें चलती हैं, और ये हर एक को इस बात का इल्म है। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं ना जो आप सच होता है, जो आपके सामने भी होता है, लेकिन आप उसके बारे में इतनी बात नहीं करते, और वो कहीं ना कहीं होती हैं, वो दिख आप जाता उसके है। बाद दिख जाती हैं, लेकिन उसमें कहीं एक बस एक चीज़ होती है कि जो जिनमें टैलेंट होता है, जो कि टैलेंटेड लोग होते हैं, उनके लिए मैटर नहीं करता कि Yeah, वो कौन सा absolutely. पाथ The लेकर talent आए shines हैं। off. वो टैलेंट खुद अपने स्पीक्स, वो अपने खुद बताता है, वो खुद शाइन करता है। Oh, absolutely. One more question related to favoritism only. Do you think as an industry we are lacking behind due to this favoritism? मेरा नहीं ख्याल ऐसा है, क्योंकि जिस इंडस्ट्री में आप होते हैं तो उसमें अगर कोई लोग जिनके जो काम करने वाले हैं, यानी कि उस अगर किसी फैमिली में कोई है किसी इंडस्ट्री का हिस्सा, तो ऑब्वियसली जो उसके आसपास के लोग हैं वो ज़्यादा बेहतर तौर पे उसको जानते हैं, उनको इनसाइड आउट हर चीज़ की ज़्यादा बेहतर तौर पे पता होती है, तो उनका ऑटोमेटिकली आना उस इंडस्ट्री के अंदर एक बनता है। बिल्कुल ऐसे ही सिर्फ इस इंडस्ट्री की बात नहीं, चाहे दुनिया में आप कोई भी कोई exactly. काम करता हो, कोई किसी भी शोबे में हो, अगर उसके बच्चे उस आना चाहें बिल्कुल, तो वो exactly. उनके लिए रास्ते आसान होते हैं। तो ऐसा है, लेकिन फेवरेटिज्म चलता भी है कहीं पे, लोग कोशिश भी करते हैं, लेकिन आखिर में इवेंचुअली सारी बात आ जाती है टैलेंट के ऊपर, चीज़ों के ऊपर, कि आप There you go. मेरिट You पे guys कर heard रहे हैं it. कि नहीं कर रहे। दैट्स Fair enough. उमेर भी टेल मी वन थिंग, नायाब जैसी मूवी, क्रिकेट तो चलो पाकिस्तानी अवाम के लिए रिलेटेबल होगी, ठीक है, लेकिन आई एम प्रिटी श्योर मूवी की स्टोरी से पहले एक चीज़ देखी जाती है, विच इज़ द फेस ऑफ द मूवी। फेस के लिए यू आर प्रैक्टिकली कंटेम्प्रेरी एक्ट्रेसेस में कौन नहीं है? यू गॉट सबा कमर, यू गॉट सज्जल अली, यू गॉट द हीरोइन हरसेल्फ यमुना जैदी, कौन नहीं है? हानिया आमिर, भाई यमुना। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है ये कि वाई यमुना। अगर यमुना जैदी की जितनी आपने पिछले जितना काम उठा के निकाल के देखे ना, तो यमुना ने बहुत मुख्तलिफ़ तरह के रोल्स करने की अटैम्प्ट की है, और उसी अटैम्प्ट में वो कामयाब भी हुई हैं। चाहे वो उनके जितने रोल्स हैं, वो उन्होंने कभी ऑफ द बीट रोल्स करने की कोशिश की, शायद वो ऐसे रोल्स थे जो बाकी एक्ट्रेसेस ने मना किया। एक दो दफ़ा जब मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि अच्छा ये उनको ऑफ़र हुआ था, बख्तावर जैसा रोल था, इनसाइड न्यूज़। इनसाइड में बख्तावर जैसा रोल है, तो यमुना ने किया। फिर इसके अलावा जितने आप उनके बाकी भी देखें ना, आपको अभी नज़र आएंगे कि उन्होंने हमेशा कुछ ना कुछ मुख्तलिफ ट्राई करने की है। तो मुझे लगा कि नायाब क्योंकि एक मुश्किल रोल होने वाला है और किसी भी एक्ट्रेस के लिए आसान नहीं है, कोई एक्ट्रेस Absolutely. इतना इजी गोइंग नहीं होगा कि वो अपने कलर को थोड़ा सा डाउनग्रेड करे। पाकिस्तानी सोसाइटी में खास तौर पे जहाँ पे गोरा होना बड़ा इंपॉर्टेंट है, खूबसूरत लगना बड़ा इंपॉर्टेंट, इसमें उड़ते हुए कुछ शॉट्स आ रहे हों बालों के, कुछ स्लोमो शॉट्स हों। तो मैंने कहा ऐसा कौन सा एक्टर है या एक्ट्रेसेस है पाकिस्तान में जो कर सकते। तो मुझे लगा सिवाय यमुना जैदी की, वन ऑफ द यमुना और भी हैं, लेकिन यमुना जैदी मुझे लगा कि वो अपने रोल में घुस जाती हैं। आपको उनकी एक्टिंग का कोई भी क्लिप निकाल के देख लें, क्योंकि ड्रामों में मोस्ट प्रॉब्ली शायद एक ही ट्रैक होता है, तो अब एक तरह की एक्टिंग होती है। नायाब में तो बहुत ही मुख्तलिफ तरह की ट्रेजेक्ट्रीज exactly. थी, कि मुख्तलिफ तरह की ट्रेजेक्ट्रीज, बहुत मुख्तलिफ तरह के इमोशंस एक जो कि बदल मैथमेटिकल देते हैं। एक्सप्लेनेशन तो बड़ी मजेदार हाँ। थी, साइन का हाँ। कर्व जो होता है। सो बिल्कुल वैसे ही था, जिसमें आपको हर तरह की उनकी पर्सनैलिटी के मुख्तलिफ रूप देखने थे नायाब के। सो जिस तरह से यमुना जैदी ने वो किया है, तो मेरे ख्याल से ये ट्रीट है उसके, जितने इंडिया में जितने फ़ैन्स हैं, उन्होंने अभी तक फिल्म नहीं देखी, लेकिन जब वो देखेंगे इवेंचुअली तो वो ज़रूर उस पर बात करेंगे कि जिस तरह से यमुना ने मेहनत करके अपने रोल को डेवलप किया, मेहनत की, अपने फेस को देके, अपनी शक्ल को, अपने बालों के स्टाइल को, अपनी बॉडी लैंग्वेज को, बोलने के अंदाज़ को, क्रिकेटिंग रिहर्सल्स को,
तो ये बड़ा टफ काम है, और Oh, ये absolutely. हर कोई और एक्ट्रेस ऐसी नहीं है जो आपको लगे कि वो उसको इतनी आसानी से कर ले। इतनी आसानी से इतना टाइम देके और इतनी दिल से लगा के करे, मेरा नहीं ख्याल। बीच में यू मेंशन्ड दैट इंडिया में रिलीज होने वाली, व्हेन इज इट रिलीजिंग? इंडिया के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हम एक OTT प्लेटफॉर्म पे लेके जाएं, ताकि इंडियन जो उसके फैंस हैं यमुना के, जो बहुत ज़्यादा देखना चाह रहे हैं फिल्म और वो नहीं देख सके। ग्लोबल रिलीज़ जब हुई थी तब बहुत से लोगों ने देखी, लेकिन अभी इंडिया में बहुत ज़्यादा आवाम है जो देखना चाहती है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको जल्द किसी OTT प्लेटफॉर्म पे What लेके about जाएं UK? नेक्स्ट ईयर। तो यूके में है, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम उसको कुछ आने वाले महीनों में किसी प्लेटफॉर्म पे लेके जाए तो सबके लिए अवेलेबल हो जाए। अच्छा, मे बी टेल मी वन मोर थिंग, व्हेंस वन अ टैलेंट बिकम्स अ माइक्रो से मैक्रो इन्फ्लुएंसर बनता है, मैक्रो से सेलिब्रिटी बनता है, सेलिब्रिटी से वो ब्रांड बनता है, एक चीज़ ख़राब होती है विच इज़ नोन, हम जैसे लोगों ने अज्यूम किया। अगेन माई एम्फेसिस इज़ ऑन अज्यूम, और ये मैं बड़ा सोच समझ के अपने लफ्ज़ चूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, कि जब एक बंदा ब्रांड बनता है, ठीक है, दे शो टैंट्रम्स। वॉज दैट ट्रू ऑन द सेट फॉर एनी वन? बिल्कुल भी मेरा नहीं ख्याल है। शुरू में आपको फील होता है कि ऐसा होगा, लेकिन एज ऑडियंस दैट इज़ वॉट वी प्रिज्यूम। हाँ, नहीं ऐसा होता है। आई थिंक एक्टर्स के टेंटम्स भी होते हैं और बड़ा उनके मुश्किल होते हैं उनको हैंडल करना। ओके। और जो सबसे मुश्किल काम होता है उन तक उनके मैनेजर्स को क्रॉस करके उनसे बात करना। बाज़ औक़ात तो मैनेजर्स बीच में आके हर्डल्स बना क्रिएट कर लेते हैं, आप बात ही नहीं कर पाते। और फिल्म जैसे मीडियम में तो मेरा ख्याल है एक्टर और डायरेक्टर को बहुत ज़्यादा क्लोजली काम करना होता है, तो आप चाहते ही नहीं है कि कोई बीच में कुछ हो। सो इन केस ऑफ यमुना फॉर नायाब आई थिंक के बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ, बिल्कुल कॉन्ट्ररी है ये। आई एम ग्लैड। हाँ, मतलब ये बड़ी ऐसी बात है जो मेरे ख्याल से जिन्होंने काम किया यमुना के साथ वो बता सकते हैं। ईजी टू वर्क विद, प्रोफेशनलिज्म, आप आसानी से रब्ता कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, आप डिस्कशन कर सकते हैं, आप बहुत सारी चीज़ें जो आपको होता है कि अच्छा हाँ यार स्टार पावर है, लेकिन कभी इतना हम्बल नेचर है, इतना डाउन टू अर्थ किस्म का नेचर है ऑन सेट, ऑफ द सेट, कि आपके लिए काम बहुत आसान हो जाता है और आप काम में बहुत सारी और चीज़ें क्रिएटिवली सोच सकते हैं कि आप उसमें कुछ कर सकें। फिर आपको वो डर नहीं रहता कि यार अच्छा ये करवाया तो ये नहीं है, एक टेक है तो आप एक और दफ़ा करवा सकते हैं। रिजर्वेशन खत्म हो जाती है। हाँ, अगर ये कैरेक्टर से ऑफ बीट हो गया है काम, ये नहीं कर सकता, तो आप करवा सकते हैं कि नहीं यार ये सही नहीं हुआ, हमें फिर से करना है क्योंकि कैरेक्टर्स के साथ नहीं हुआ। आप डिस्कशन कर सकते हैं कुछ इंटेलेक्चुअल लेवल के ऊपर। एब्सोल्युटली। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आई थिंक कि ये एक्ट्रेसेस के साथ पूरी दुनिया में है, लेकिन मेरे ख्याल से वही अच्छे एक्टर वही हैं जो इन सब चीज़ों से निकल के आगे आपको इतनी स्पेस देते हैं काम करने की। आई थिंक दैट इज़ वाई अनडाउटेडली यमुना हैज़ बिकम वन ऑफ द बिगेस्ट एसेट्स ऑफ पाकिस्तान। ऑब्वियसली आप देख सकते हैं अभी उनका करंटली रिसेंटली जो है जेंटलमैन इतनी ह्यूज कास्ट के साथ अभी ऑन एयर है, अभी आई थिंक चल रहा है, मेरे ख्याल से लोग देख रहे हैं। सो ये उसकी बोलता सबूत है कि वो है। हमारी फिल्म में हमने बहुत ज़्यादा थॉरली इंजॉय किया द प्रोसेस एंड एवरीथिंग, फ्रॉम कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग से लेके द स्टाइलिंग, द वर्बल लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, वो सब चीज़ें आई थिंक। लेट्स डाइव इन टू योर क्राफ्ट, द ब्यूटिफुल शॉट्स दैट यू टुक फॉर ऑल ऑफ द सॉन्ग्स। मैं भी बैठा आपके आने से पहले, मैं गाने देख रहा था, मैं गाने देख रहा था, सुन नहीं रहा था, देख रहा था। हाउ डू यू मैनेज दैट क्रिएटिव विजडम अलॉन्ग विद द डायरेक्टरशिप दैट यू आर मैनेजिंग, कि भाई इतने खूबसूरत सीन को इस तरह पकड़ना है, लोअर पिक्चर पे जाना है, मुझे कहाँ स्लोमो पकड़ना है। आई वांट दैट इनसाइट। मैं खुद क्रिएटिव थोड़ा बहुत हूँ, तो हाँ, आई वांट दैट इनसाइट। सवाल ही इतना क्रिएटिव है यार, जब थोड़ा तो आएगा, थोड़ा आएगा। नहीं तो उसमें ये है कि यार हर सीन आपको ना कुछ बताता है, आप उसको डीकंस्ट्रक्ट करते हैं। आप जब शूट पे जा रहे होते हैं, जब आपके पास स्क्रिप्ट होती है, तो आप उसको ब्रेक डाउन करते हैं और आप उसके बारे में सोचते रहते हैं कि आपको उसे कैसे डेवलप करना है। और उसमें कई सारी चीज़ें होती हैं। सबसे पहले ये कि एक्टर उसको किस तरह से बिहेव करेगा, वो उसकी बिहेवियरल लैंग्वेज क्या होगी, उसकी बॉडी लैंग्वेज किस तरह की होनी चाहिए, वो इससे पहले किस चीज़ से निकल के इस सीन में पहुंचा है, वो पहले क्या कर रहा था। अच्छा, वो स्टोरी के कॉन्टेक्स्ट में, मैं स्टोरी के कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ। सही। फिर सेकंड फेज़ आता है, वो टेक्निकल पे भी आता है। सेकंड फेज़ आता है कि आप उसको ब्लॉक कैसे कर रहे हैं, क्योंकि ब्लॉकिंग, एक्टर्स ब्लॉकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि उस, आई एम सॉरी मैं लेमैन हूँ, एक्टर्स ब्लॉकिंग से मुराद ये कि जो सीन में कोई बैठा हुआ है और आप कोई खड़ा हुआ है, कोई पीछे बैठा हुआ है, कोई इधर खड़ा हुआ है, सो आप कोई लेयर्स में ब्लॉकिंग करते हैं। तो मैं कोशिश होनी चाहिए कि आपकी ब्लॉकिंग आपकी स्टोरी या सीन के हिसाब से कहीं हो। तो इसके बारे में आप सीन के बारे में जब पढ़ते हैं, आप उसको सोच रहे होते हैं कि कैसे करना है, तो आपके दिमाग में वो सारी चीज़ें आती हैं। जैसे हमारा जो सीन है जो हम जिसमें हमने अपना क्लोज़ किया था,
अपना इंटरमिशन के ऊपर हमारा जो Yeah, yeah, बड़ा yeah, एक yeah, सीन yeah. था फैमिली का। सो उसके अंदर वो ब्लॉक हमने किया ही ऐसे था कि वो दो पोर्शंस में हो कि वो जो बाप और उसकी फैमिली राइट पे थी, उसके लड़के की फैमिली लेफ़्ट वो पे लेफ्ट पे थी, थी। वो नायाब का कैरेक्टर सेंटर में था। सो वो बैलेंस आउट करने के लिए फिर जितनी ब्लॉकिंग की लेयर्स थी कि वो किस तरह से और भी जितने सीन्स हैं, सो आप उनको ऐसे ब्लॉक करते हैं। फिर वही चीज़ जो है आपका सिनेमाटोग्राफर, आपके डीओपी के साथ जब Oh, yeah, आप बैठते absolutely. हैं, तो फिर वो आपके साथ जब वो उसमें क्रिएटिवली अपनी इनपुट्स देता है कि यार हम इसको कैसे किस तरीके से कर सकते हैं। जैसे हमारा जो पानी दाना गाना था, जो इंटरवल के सीन के बाद हमारा Yeah. गाना था, सो वो गाना मेरे ख्याल में बहुत अच्छा शूट हुआ, मुझे बहुत बहुत अच्छा पसंद शूट है। हुआ था। उसमें जिसमें वो यमुना जरी बैठी हुई है और वो उससे बच्चे से बात कर रही है, उसके बाद हल्की सी डार्क सी लाइट है, वो शेख साहब पीछे लेटे हुए हैं। तो वो 3 तरह की लेयर्स में एक तो वो शूट हो रहा था। दूसरा ये कि वो पहला पॉइंट था जहाँ पर हर चीज़ बड़ी सटल तरीके से बंद हो रही थी और आपको एक पूरी डार्कनेस हल्की सी नज़र आ रही थी, और वो बहुत ही एक ग्लूमी सा एक पूरा एग्जैक्टली, सेक्शन वो था। बहुत उसकी ग्लूमी लुक थी। क्योंकि एग्जैक्टली। अगर वो ना हो तो वो फिर आप उसकी कैरेक्टर्स की ना अंदर इनसाइडली आप देख सकते हैं, ना आप उनकी तरह सोच सकते हैं। तो ऑडियंस को आपको क्या परसीव कराना है, क्या दिखाना है, ये सारी उससे को रिलेटेड हैं चीज़ें। तो Oh, yeah, इसके अंदर absolutely. हर चीज़ ही कनेक्टेड हो जाती वो है। हो जाती तो है। बड़ा मज़ा ये है। सही सही सही। अच्छा, वैसे मुझे एक बात बताएं, in terms of the film you got the creative liberty, do you get that creative liberty in commercials as well? ये एक बड़ा मुश्किल सवाल है ये, और सर बड़ा तभी तो इंटेलिजेंट वेलकम टू सवाल है ये। फास्ट 10, कम ऑन। कमर्शियल में आपको उतनी लिबर्टी कह सकते हैं कि नहीं मिलती है। Okay. और ये है, और ये मार्जिन तो है। अब बहुत ही कम कमर्शियल्स होते हैं जिसके अंदर आपको क्रिएटिवली इतना मार्जिन होता है कि आप उसमें कुछ ऐड ऑन कर सकें, लेकिन वो भी आपको उसके लिए भी कई प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, मेरा Approvals. ख्याल है। आप ट्रीटमेंट्स अपने बना सकते हैं, आप स्टाइल अपना फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल कहीं ना कहीं एक पॉइंटर होता है। उतनी लिबर्टी वाकई में नहीं होती जितनी फिल्म के अंदर होती है, ये तो तय बात है। Agreed. ऑब्वियसली अगर आप कोई काम करना चाह रहे हैं, जी हाई कॉन्ट्रास्ट करना है, मुझे इसको ज़रा इस तरह का दिखाना है, लेकिन अगर वो कोई ब्रांड टीम को नहीं समझ में आ रहा, या अगर आपकी जो क्रिएटिव टीम है उसको नहीं समझ में आ रहा, तो आपको यू हैव टू चेंज इट। Oh yeah, आपको agreed. बनाना पड़ेगा, वरना तो वो फिर जाएगा नहीं। वो जाएगा हाँ, नहीं। वो एक फ़ायदा है कि आप अपना डायरेक्टर कट कभी बनाएं तो आप उसमें डाल सकते हैं। सही सही सही। मुझे एक बात बताएं, do you think that references are killing the concept of creativity? हाँ, ऑब्वियसली रेफरेंसिंग एक पॉइंट तक ज़रूरी होती है, एक जगह तक आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है कि आप देखें, लेकिन हर वक्त आप रेफरेंसिंग नहीं कर सकते। आपको अपने दिमाग को क्लियर करना होता है, वरना फिर आप कुछ भी बना नहीं पाएंगे। How आप do you फिर clear वरना your करते mind? हैं। How do you clear your mind? मैं तो क्लियर ये करता हूँ कि मैं रेफरेंसेस देखता नहीं हूँ। कोशिश करते हैं कि आप रेफरेंसेस से दूर रहें, क्योंकि वो होता ही है कि अगर आप कोई रेफरेंसेस ढूंढ लें और देख लें तो वो कहीं ना कहीं आपके इम्प्रिंट हो जाता है। Okay. सो व्हाट इज़ द फर्स्ट थॉट जो स्क्रिप्ट के बाद पढ़ने के बाद आपके पास आती है, वो क्या है, वो क्या क्लीनर क्या है, वो आपको जो खुद आप उसको बताना चाहता है कॉन्सेप्ट, तो आप पहले उसके बारे में सोचते हैं। फिर जो रेफरेंसिंग आती है वो यूजुअली क्रिएटिव टीम कुछ ना कुछ कर रही होती है, ढूंढ ही रही बिल्कुल, होती है, absolutely. क्योंकि क्लाइंट को समझाने के लिए कुछ दिखाना है, क्रिएटिव टीम को समझाने के लिए कुछ बताना है, तो आप कुछ ना कुछ तो इमेजेस ढूंढते हैं Yeah. समझाने के लिए। लेकिन ये कि वो हमेशा एक पक्का फ़ोटो स्टेट नहीं होना चाहिए, वो हाँ, कभी भी exactly. आपके लिए रेफरेंस का मतलब रेफरेंस होना चाहिए, जस्ट टू रेफ़र कि शायद इस तरह से कुछ दिखेगा या इस तरह का लगेगा। लोग रेम्ब्रांड की पेंटिंग्स देख के रेफरेंस ही तो लेते हैं ना कि लाइट एंड शेडोज से कैसे प्ले करना है, तो वो Exactly. देख के उससे सीखते हैं कि वो करना है, लेकिन आप उसको रिक्रिएट नहीं कर सकते। आप उसको वैसा ही नहीं बना सकते कि जैसा था। आप उसमें ये सोचते हैं कि आपको जो अपने हिसाब से कॉन्सेप्ट आपके पास है, आपने उसको कैसे बनाना है। हाँ, कीपिंग इन दैट उस लर्निंग को रखते हुए। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। अच्छा, वैसे मुझे एक बात बताएं, चलो you've agreed on the fact that commercials के अंदर you don't get creative input or the liberty, ठीक है? In the film you do. यस। So how do you really balance the two simultaneously कि yes, now that I'm getting creative liberty, I can input, मैं accordingly मैं उधर creative liberty दे सकता हूँ, ठीक है, but not at the cost of the project itself. और commercial के अंदर भी I'm pretty sure थोड़ा बहुत margin होता होगा, और अगर नहीं होता then please educate me. हाँ, नहीं कमर्शियल में ऐसा नहीं है कि कम्प्लीटली आप उसे वो नहीं कर सकते कि क्रिएटिव लिबर्टी। ऑब्वियसली आपकी क्रिएटिव सेंस की वजह से ही आपको बाज़ वक़्त कमर्शियल मिलते हैं, आपके उसको बनाने के तरीके की वजह से, द वे यू शॉट, द वे आपके सिनेमाटोग्राफी का स्टाइल कैसा है, आपको उसको ट्रीट करने का स्टाइल कैसा है, उनकी बेसिस पे आपको काम भी मिलता है। तो इसका मतलब कि वो आप ही की क्रिएटिविटी थी जिसकी वजह से हुआ। लेकिन जहाँ उसमें डिसीजन मेकर्स बहुत होते हैं, Okay. तो उनको अलाइन करना अपनी थॉट के साथ वो एक स्ट्रगल भी है। बाज़ औक़ात वो अलाइनमेंट बड़ी आसानी से हो जाती है, बाज़ औक़ात क्रिएटिव्स थोड़े मुश्किल भी होते हैं, बाज़ औक़ात क्लाइंट मुश्किल होते हैं।
आप उनको समझा नहीं सकते। सो ये सब्जेक्टिव है, लेकिन हाँ उसको फुली आप नहीं कह सकते कि नहीं है, हाँ लेकिन बहरहाल फिल्म के अंदर आपके पास वो क्रिएटिव लिबर्टी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि आपकी मर्ज़ी, आपका कैरेक्टर यहाँ बैठे, आपकी मर्ज़ी कि आपको ये सीन दिन है कि रात है, आप रात बना दें, आपको नहीं है सूटेबल लग रहा कि इंडोर में अच्छा नहीं बैठेगा, इसको हमें बाहर करना चाहिए, आप एक्सटीरियर्स में चले जाएँ। एक ब्रेकअप सीन है नायाब में जो हम लोगों ने पहले सोचा था कि हम बाहर करेंगे, गाड़ी से बाहर निकाल के हमने वो काफ़ी पूरा शूट किया, और फिर हमने शूट करने के बाद मैं बहुत देर तक सोचता रहा, तो मुझे लगा कि वो ना उसमें वो उनकी कोई आपस की ना इंटीमेसी जो है वो कहीं लूज़ हो रही है। और हम बाहर निकल के चले गए और वो बात ऐसी हो रही है जो उनको शायद किसी क्लोज स्पेस में करनी चाहिए, जो डिविएटिंग फ्रॉम द स्टोरी। हाँ, तो मुझे लगा, तो वो हमने पूरा उसको चेंज करके फिर हमने उसको अंदर ले गए। सीरियसली शूट के बीच में आई वाज लाइक मे बी शायद जैसे पीपीएम में होता है डायरेक्टर बोर्ड है, एवरीथिंग इज सेट। पीपीएम में तो अपना डायरेक्टर बोर्ड ने लॉक करा दिया कि ये होना है, तो उसके बाद शूट पे ज़रा चेंज करना थोड़ा इम्पॉसिबल वाली बात है हुआ था, क्योंकि लोग फिर वही देखते हैं कि अच्छा यार ये तो आपने वैसे ही बताया था, कुछ फिक्सेटेड होते हैं कि आपने बता दिया था तो वैसे ही करना है, ऐसे ही करना है। इतनी लिबर्टी ऐसी, ये बहुत ज़्यादा लिबर्टी है। एग्जैक्टली, बाज़ औक़ात आप दिन और रात को भी बदल देते हैं कि ये अच्छा ये रात में सूटेबल, नो वंडर यू बिकम द डायरेक्टर, कम ऑन। इसीलिए तो फिल्म का वो मीडियम है कि यू आर द किंग, यू आर द मास्टर, यू आर द मास्टर, सीरियसली। फ्रॉम बीइंग अ स्टूडेंट एट एनसीए यू बिकम प्रैक्टिकली अ टीचर एज वेल। ये कौन सा फेज था भाई? ये फेज़ कॉलेज से निकलने के बाद जो है ना, पाकिस्तान में मुझे लग रहा था कि मेरा फर्स्ट बैच था पाकिस्तान में फिल्म मेकिंग का, सीरियसली, जो पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुआ था। ये 2005 की, थोड़ा हिस्टोरिकली भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है चीज़ कि 2004, 2003, 2002, 2001 ये वो वाले टाइम पीरियड थे जब पाकिस्तान में इंडस्ट्री इवॉल्व हो रही थी, मीडिया इंडस्ट्री। ये वो ज़माना है जब जियो की उस वक्त, उससे कुछ अर्सा पहले वो डेवलप हुआ, फिर हम नेटवर्क 2004 में लॉन्च हुआ, 2003 में इन सब की इंसेप्शंस हुई, नापा को बनाया गया, बिल्कुल। फिर उसी दौरान जो नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स का जो फिल्म डिपार्टमेंट था उसको भी बनाया गया। सो ये पाकिस्तान का पहला बैच है जिसने फिल्म स्टडीज़ या फिल्म मेकिंग पढ़ी थी, पाकिस्तान का पहला बैच था। तो इससे पहले फिल्म की कोई मेजर डिग्री ही नहीं थी, 4 ईयर्स जिसको कहते हैं ना, 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम। सो ये मुशर्रफ के ज़माने में सब चीज़ें हुई थी, उस ज़माने में सारा आपका मीडिया बूम कह सकते हैं आया था। सही। तो उसके बाद जब हमारे बैच निकला था ना, सो और नापा से भी लोग निकले, और फिर तो उसी दौरान फिर बकिया यूनिवर्सिटीज़ ने भी डिपार्टमेंट स्टार्ट करना शुरू किए, लेकिन उनके करिकुलम जो हैं वो फुली फिल्म के फोकस नहीं थे, दे वर मिक्स्ड करिकुलम्स, जिसके अंदर मीडिया साइंसेस जिसके उन्होंने नाम दिया। सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। जैसे प्रैक्टिकली आई एम अ ग्रेजुएट फ्रॉम IB में, सो वंस आई एंटर्ड IB आई वाज लाइक मुझे मीडिया स्टडीज़ पढ़नी है, ठीक है, बट अनफॉर्चुनेटली मीडिया स्टडीज़ IB में जो पढ़ाई जाती है दैट कम्स अंडर सोशल साइंसेज। तो सोशल साइंसेज के अंडर जो मीडिया पढ़ा रहे हैं दैट इज़ अ हिस्टोरिकल अप्रोच ऑफ हाउ मीडिया हैज़ इवॉल्व्ड, नॉट द प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन जो हम सारे प्रैक्टिकली कर रहे हैं। सो इट्स नॉट दैट। सो यही फ़र्क था। तो जो कॉलेज जो NCA की डिग्री थी वो प्रॉपर्ली डिज़ाइन थी फिल्म एंड टेलीविज़न के हिसाब से, कि वो किस में सिर्फ इसके अलावा और बाकी चीज़ें, बाकी तो आर्ट हिस्ट्री वगैरह पढ़ते हैं जो कि कॉलेज का अपने करिकुलम, लेकिन बाकियों ने उसको बड़ा मिक्स मीडियम किया क्योंकि उसको समझ नहीं पा रहे थे कि डिज़ाइन कैसे करना है। सो टीचिंग की मैं बात कर रहा हूँ कि जब वो हुआ तो उसके बाद ऑब्वियसली जिन लोगों ने एकेडमिकली ये चीज़ पढ़ी हुई थी उनको ज़्यादा वैल्यू दी गई कि वो आके पढ़ाएं, वो ज़्यादा कुछ चेंज ओवर करें। सो इसीलिए मैंने जो है वो कराची यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट ऑफ विजुअल स्टडीज़ जहाँ पे मैंने पहले पढ़ाता था, फिर मैंने 5 साल कोऑर्डिनेटर था मैं उस प्रोग्राम का। और उस कोऑर्डिनेशन में ये है कि आपको प्रोग्राम को किस हद तक डेवलप कर सकते हैं, चीज़ें कर बना सकते हैं, क्योंकि वो भी एक स्ट्रगल फेज से उस वक्त गुजर रहा था कि उसमें और क्या हो सकता है, उसमें क्या चीज़ें ऐड हो सकती हैं, क्योंकि वो भी अपने एक ट्रायल फेज में कह सकते हैं। उनका बैच उस वक्त एक ही निकला था, तो जब मैंने ज्वाइन किया तो फिर वो सेकंड बैच निकला। तो ये इस तरह से वो चलता रहा, तो वो आज तक चल रहा है। मैं वही बता रहा था आपको आज। हाँ बिल्कुल, नहीं आई गेट दैट। अच्छा मुझे एक बात बताएं, बिफोर यू सेड 2003 और 2004 कोई फिल्म मेकिंग डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूट नहीं था। उससे पहले जो था जिन डिपार्टमेंट्स के अंडर ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती थी वो मैस कॉम का डिपार्टमेंट था। मैस कम्युनिकेशन जो कि मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में था, लेकिन उसके अंदर एक सेक्शन वो था। और कराची यूनिवर्सिटी में जो विजुअल स्टडीज़ डिपार्टमेंट है उसके अंदर कम्युनिकेशन डिज़ाइन की जो डिग्री है उसके अंदर एक सेक्शन होता था फिल्म मेकिंग का, जो कि एक सेमेस्टर कहते हैं जिसे। क्या आप एक सेमेस्टर आपने बेसिकली जस्ट अ सेमेस्टर 6 months, दैट्स इट। सो इन 2005
2003-4 से जब इनकी फंडिंग्स आई हैं, फिर 4-5 से स्टार्ट हुआ, तो ये पहली दफ़ा जो है वो डिपार्टमेंट बनाए गए। और Okay. उसके बाद जो है फिर बकिया डिपार्टमेंट यानी कि BNU और इकरा यूनिवर्सिटी और Yeah, KU में स्टार्ट हुआ, फिर हबीब हबीब में भी। आया जो अभी में है, फिर IB ने भी इवेंचुअली स्टार्ट कर दिया, थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत मतलब है, और फिर अब तो कई और यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बना रही एग्जैक्टली, हैं। बट टेल मी वन मोर थिंग, 3-4 से पहले इंडस्ट्री में भी काम तो हो रहा था ना, हाँ, ठीक है, बट देयर वाज नो वन हु हैड अ प्रॉपर डिग्री इन इट. यू हैव अ डिग्री इन फिल्म मेकिंग, यू कैन प्रॉब्ली गिव मी द बेस्ट इंसाइट ऑन दिस, ठीक है. अभी भी इंडस्ट्री में हमें ऐसे लोग मिलते हैं कि उनके पास डिग्री नहीं है, वो एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रायल एंड एरर रेपिटेशन करके एवरीथिंग बिकम्स मसल मेमोरी फॉर देम, और वो शूट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं. डज दिस हैपन? हाँ, ये है डिग्री जो है, इसके बारे में ये बड़ी डिबेट है ये। बहुत से लोग कहते हैं कि फ़िल्म की डिग्री क्या एकेडमिक्स जो पढ़ते हैं वो प्रैक्टिकल फील्ड में बिल्कुल वैसे नहीं होते। कुछ सवाल होते हैं जी कि वो प्रैक्टिकल फील्ड में से ही होते हैं और उनको जो से पढ़ के आए हुए होते हैं। बड़ा फ़र्क होता है, एक्सपीरियंस मैटर करता है। लेकिन कोई भी डिग्री जो है ना, जो एकेडमिक्स है, वो आपकी नर्चर करती है सोचने समझने की सलाहियत। अगर वो किसी जगह से आप पढ़ते हैं, आपको बेहतर तौर पर उस चीज़ों को इवैल्यूएट करना सिखा सकती है। वो आपको एक माहौल देती है चीज़ों को कंडक्ट करने का, तो वो चीज़ें आपको किसी इल्मी माहौल से ही आती हैं। या एग्जैक्टली. और जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो आप जो है वो प्रैक्टिकली सीख रहे होते हैं। ऑब्वियसली हो सकता है जो प्रैक्टिकल फील्ड में काम करने वाला इंसान है उसको ये ज़्यादा बेहतर तौर पे पता हो कि कौन सी केबल लगनी है तो सही होना है, टेक्निकली कौन सी चीज़ है। एडिटर को शायद पता हो कि अच्छा यार इतनी ये टूल्स यूज़ करेंगे कि नहीं करेंगे। लेकिन जब आप एकेडमिकली चीज़ों को पढ़ते हैं तो आप कम से कम उसके अंदर कुछ ना कुछ थॉट ज़रूर डाल सकते हैं। एग्जैक्टली, एक एजुकेटेड वैल्यू एडिशन हो जाती है. ऑब्वियसली उसकी वैल्यू हमेशा रहती है। बिल्कुल सही. आप इसको कहीं ओवरकम नहीं कर सकते। Agreed. Okay, let's take this conversation back to Pakistani cinema only. Do you think there are some cultural additions which actually make Pakistani cinema distinguishable in the global market? कि यार पाकिस्तान की मूवी है वो इस तरह की होगी. लाइक ड्रामास तो चलो हमारे पीक पे रहे हैं, ये भी एक सब्जेक्टिव बात है वैसे. आई डोंट थिंक जिस पीक पे पहले थे उस पीक पे अभी हैं. आई डोंट थिंक सो. व्हाट इज़ योर इनटेक? पहले लेट्स स्टार्ट विद दिस. ड्रामा इंडस्ट्री देखें, हमारे जो पहले थे ना, क्योंकि लिखने वाले मुख्तलिफ लोग थे, बनाने वाले ज़रा मुख्तलिफ लोग थे, क्योंकि PTV से स्टार्ट करते हैं। तो PTV जो लेट 60s में जब PTV स्टार्ट हुआ तो PTV की अकेडमीज़ थी। PTV के पीछे जितने लोग शामिल हुए वो रेडियो पाकिस्तान से आए थे। रेडियो पाकिस्तान पे उस वक्त रेडियो ड्रामे होते थे, बिल्कुल, उसी में वो एक्टर्स भी होते थे। वो सब के सब लोग ड्रामा इंडस्ट्री में शिफ्ट हो गए। वो लिखने वाले हमारे सारे राइटर्स थे, अदीब थे, जिनका लिटरेचर हम आज भी पढ़ते हैं। वो उस वक्त पॉपुलर कल्चर में आपके लिए ड्रामे लिखते थे। तो ऑब्वियसली जब वो ड्रामे लिखते थे तो उनका कंटेंट वैल्यू भी मुख्तलिफ थी, उनको बनाने की वैल्यू भी मुख्तलिफ थी। तीसरी चीज़ ये कि उस वक्त बहुत ऑब्वियसली चैनल्स नहीं थे, और सिर्फ एक ही जब फोकस था एक ही चैनल के ऊपर, तो आप उसको ज़्यादा गौर से देखते थे। तो उनकी ड्रामे की जो वो थी, आप कहेंगे बुनियाद, वो ज़्यादा अच्छी होती थी, वो ज़्यादा अच्छे बनते थे। उनकी USP वो थी, वो अच्छे कंटेंट वाइज भी अच्छे थे, सब्जेक्ट भी उनके पास बहुत सारे थे, तरह तरह के काम होते थे। फिर जब इवेंचुअली जब फेस बढ़ गया और प्राइवेट चैनल्स बहुत सारे आ गए, हर एक के पास स्पेस भी बन गई उसको बनाने के लिए, और फिर प्राइवेट चैनल्स के बाद आप और आगे आए तो फिर आपका सोशल मीडिया आ गया, फिर आपके पास डिजिटल मीडियम आ गया। सो वो तो मल्टीप्लाई हो गए ना सारी चीज़ें, कंटेंट भी मल्टीप्लाई। तो जब कंटेंट मल्टीप्लाई होता है तो ऑब्वियसली उसमें कुछ अच्छी चीज़ें ऊपर आती हैं, कुछ बुरी चीज़ें रह जाती हैं। हर तरह का मटेरियल फिर हर इंसान के लिए अवेलेबल है, और आपके पास अपनी इंडिपेंडेंट चॉइसेस बहुत बढ़ गई हैं। आप चाहें तो कुछ समझ नहीं आ रहा, आप आगे बढ़ जाते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो ड्रामा आज जितने व्यूज़, मिलियंस व्यूज़ ड्रामे के, जो यमुना का जो ड्रामा तेरे बिन अभी चला पिछले दिनों, वो कितनी उसकी बिलियंस ऑफ व्यूज़ काउंटिंग है, कलेक्टिव। और उसके बाद फिर आप अगली जो अभी करंट ड्रामे और चल रहे हैं उनकी भी उतनी ज़्यादा काउंटिंग है। तो देखे तो जा रहे हैं वो, तो उसका मतलब कि देखे जा रहे हैं, तो उसका मतलब कि हाउस होल्ड में एक्सेप्टेबल है, देख रहे हैं लोग। जो नहीं है देखे जा रहे हैं वो उनका जिक्र भी नहीं है, ऑब्सोलीट हो गए वो। मैं इस कॉन्वर्जेसन को एक बड़े मज़ेदार तरीके से ना किसी और तरफ चैनल करने लगा हूँ, ठीक है। PTV के टाइम से इवॉल्व हुआ है मीडियम, ठीक है, मीडियम इवॉल्व हुआ है, यू हैड डिफरेंट चैनल्स कमिंग इन, सोशल मीडिया इवॉल्व हुआ है। बट एक चीज़ जो कंसिस्टेंट रही है, जो हमारी कंजम्पशन में कंसिस्टेंट रही है, दैट इज़ द टाइप ऑफ कंटेंट वेयर कंज्यूमिंग। उसमें नेचर में शायद थोड़ा फ़र्क आया हो कि
हम 2 घंटे के ड्रामे से, सॉरी आई डोंट नो अगर 2 घंटे के ड्रामे होते थे, बट होते थे। थैंक यू फॉर कंफर्मिंग, ठीक है। 2 घंटे से हम 1 घंटे पे आए, 1 घंटे से हम 30 मिनट पे आए, 30 मिनट से अटेंशन स्पैन हमारा 6 सेकंड पे आ गया। 6 सेकंड में कोई चीज़ अच्छी लगेगी हम देखेंगे, नहीं तो विल स्क्रॉल इट अप सोशल मीडिया पे, ठीक है। उसमें चेंज आया होगा, बट जो नेचर है कंटेंट की वो अभी भी हमारी सेम है। अभी तक हमें रोम कॉम टाइप चीज़ें ही पसंद आती। वाई एज अ सोसाइटी आर वी स्टिल स्टक देयर? उसका रीज़न ये है कि जो ह्यूमन नेचर होती है ना, वो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो कभी भी डिविएट नहीं कर सकते। आपको रोमांस, क्योंकि ज़िंदगी में आपकी हिस्टोरिकली चाहे रोमांटिसिज्म वो हमेशा से रहा है। कहानियाँ चाहे वो कहावतों से लेके दास्तानों से लेके हमेशा से चलती रही। तो दास्तानों में जो कहानियाँ थी वो कहीं ना कहीं किसी वजह से चली ना, तो वो किसी ना किसी तरह से हिट करती हैं। उसकी करंट एग्जांपल अभी है जो अभी इश्क मुश्किल जो ड्रामा चल रहा है, वो भी एक रोमांटिक हर चीज़ रोम कॉम प्रैक्टिकली मुझे, सो दैट हर्ट्स मी एज अ कंज्यूमर जो अपकमिंग देखना कंज्यूमर। चाह रहे हैं। और दूसरा जो रीज़न है उसका, जो बड़ा बहुत बुनियादी रीज़न है, वो कि रिसर्च बहुत रिक्वायर्ड होती है। इन व्हाट रिगार्ड? जो सब्जेक्ट्स आप मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स पे जब आप काम करना शुरू करते हैं तो ऑब्वियसली एज अ राइटर और एज अ डायरेक्टर एंड एज एन एक्टर तीनों, और एज अ प्रोडक्शन आपको रिसर्च ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। अगर मैं कोई स्टॉक ब्रोकर की स्टोरी सुना रहा हूँ, Yeah. वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट टाइप मेरी कहानी Exactly, that है, is the type of तो- stories that we as consumers want to तो see. उसके लिए आपको पहले वो पूरा सिस्टम समझने की ज़रूरत है कि वो काम कैसे करता है। फिर आप उसके कैरेक्टर्स वैसे लिखते हैं, फिर आपकी सिचुएशंस उसके ऊपर डिपेंडेंट होती हैं। तो ये मेहनत मांगती है चीज़। तो जब ये मेहनत मांगती है तो ये मेहनत का जो टाइम है ज़रा अब थोड़ा कम हो गया रिसर्च का। Okay. तो मुश्किल टॉपिक्स रिसर्च की बेसिस पे बनते हैं, इसीलिए उनमें वक्त भी ज़्यादा लगता है, इसलिए उनमें टाइम भी ज़्यादा लगता है। लेकिन जब इतने ज़्यादा चैनल्स को आपको कंटेंट बना के देना है, हर चैनल को, हर प्रोडक्शन हाउस को बनाना है, तो वो ऐसे टॉपिक्स की सिलेक्शन करते हैं जो कि ईजीली जिनको खुद ही बना के लिख सकें। तो आपको हमेशा ज़्यादातर टॉपिक्स की वैरायटी नज़र नहीं आएगी। Yeah, exactly. वो क्यों जेनेरिक होता है? बन गई है हर चीज़। वो जेनेरिक इसलिए क्योंकि जेनेरिक से जब आप हटते हैं किसी चीज़ में तो वो उसके लिए आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, आपको रिसर्च करनी पड़ती हम है। मेहनत से भाग रहे हैं। हाँ, अब आपके पहले से जैसे कि अभी काफ़ी सारे ड्रामे जो आते हैं, जैसे कश फाउंडेशन जिस तरह से बनाती है, तो वो अपनी रिसर्च स्टोरीज़ देती है कि इन टॉपिक्स के ऊपर बनाया जाए या इन चीज़ों के ऊपर कहानी हमारे लिए बना के दें, जिनके ऊपर, क्योंकि उनके पास रिसर्च पहले से होती है तो राइटर के लिए लिखना आसान हो होता जाता है। लेकिन पहले लोग लिखते थे फ्यूडल सिस्टम्स के ऊपर, जब कहानियाँ बनी हैं बहुत सी चीज़ों के ऊपर लिखी। और इसके अलावा कई ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर कहानी, जैसे शोएब मंसूर का अल्फ़ा ब्रावो Oh, yeah, चार्ली था, exactly. या तो वो कितनी रिसर्च के बाद लिखा गया है ना। ऐसा नहीं था कि वो फ़ौजियों की कहानी लिख दी, जो अभी तक क्यों रेलेवेंट है कि आप देखते हैं तो आप इंजॉय कर सकते हैं। वो अगर मैं बता दूं मेरा ना चैनल में वो सारा कुछ बंद हो जाएगा। नहीं, तो वो पॉइंट ये कि वो उसके बाद भी बने, लेकिन आपको वो एक ड्रामा है जो हमेशा रिकॉल करते हैं, क्योंकि ह्यूमन हाँ, ये एलिमेंट है। है। I agree. आपने रिसर्च की कि जी कहाँ कहाँ क्या क्या किस तरह से है, तो ऑफ बीट टॉपिक्स के लिए रिसर्च रिक्वायर्ड होती है। सही है। और जो रिसर्च है उसका जो वक्त है वो अब शॉर्ट हो गया है, वो लोग देते नहीं इतना टाइम। सही डायरेक्टर को भी उतनी मेहनत करनी पड़ेगी ना, राइटर को भी उतनी मेहनत Oh, yeah, करनी exactly. पड़ेगी, और So- एक्टर को भी। हाँ, एग्जैक्टली। अच्छा, वैसे मेरा इसमें जो टेक है, आई थिंक व्हाट आई एम टेकिंग फ्रॉम योर इनपुट इज रिसर्च के लिए टाइम तो चाहिए, लेकिन इफ़ यू आर स्पेंडिंग, टेल मी वन मोर थिंग, इफ़ यू आर स्पेंडिंग दैट मच टाइम, वो उतना रिवॉर्ड भी तो नहीं कर रहा है। आई थिंक हाँ, ये है उसमें ROI तो नहीं मिल रहा ना इतना। उसमें ROI नहीं मिलता, क्योंकि उसमें कमर्शलिज्म इन्वॉल्व हो जाता है ना। कमर्शियल आपकी जो माइंडसेट है वो इन्वॉल्व हो जाता है। फिर आपके ऊपर बहुत सारे और लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं जी कि इसकी TRPs नहीं आती हैं, ये टॉपिक्स को लोग देखना नहीं चाहते, इसकी वजह नहीं है। तो अगर एक जैसा ड्रामा भी चला है तो हर कोई कोशिश करता है कि यार ये ऐसे सारे ऐसे बना 10 सारे और बन जाए। तो उसको बड़ा मैकेनिक्स बना दिया है। तो उस मैकेनिक्स के अंदर आपको अपनी स्पेस कहीं ढूंढनी होती है। कुछ ड्रामे हैं, लेकिन जो भी ड्रामे आए जैसे काबली पुलाव है या एग्जैक्टली, काबली पुलाव वाज अमेजिंग। ग्रीन पे जिस तरह से टॉपिक्स के ऊपर काम हो रहा है, तो लोगों ने कम से कम इतना ज़रूर समझ में आया कि लोगों को हर तरह की कहानियाँ चाहिए सुनने की, एग्जैक्टली, देखने जैसे की। मौला जटाई। हाँ, तो उनको हर तरह की स्टोरीज़, हर तरह की कहानियाँ फैसिनेट करेंगी अगर वो सही तरीके से बताई जाएँ, सुनाई जाएँ और दिखाई जाएँ। ओके, मुझे वैसे एक बात बता, आई एम प्रीटी श्योर, चलो यू आर फेसिंग अ कंस्ट्रेंट, ठीक है, बट कुछ ना कुछ ऐसे मेरे जैसे टेढ़े दिमाग वाले लोग होंगे जो कि कुछ ना कुछ ऐसा रिसर्च करके बनाते होंगे। आई एम प्रीटी श्योर आउटलायर्स मस्ट एग्जिस्ट, ठीक है। डू यू थिंक सेंसरशिप प्लेज अ वाइटल रोल इन दिस? कैमरा बैन्स?
सोशल टॉपिक्स के ऊपर शायद वो कहीं ना कहीं बीच में उनके बैंड्स और उनकी वो आती होंगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप उन्हीं टॉपिक्स पे काम करें जिन पे आपको कंफर्म पता हो कि इस पे बैन लगेगा। टॉपिक्स तो प्रैक्टिकली बेतहाशा आई थिंक है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2 साल पहले तो हर चीज़ पे बैन आ रहा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नहीं, हर चीज़ पे बैन नहीं आ रहा था। आई थिंक उनकी कुछ वो पॉइंटर्स हैं जिनके ऊपर आप बात नहीं कर सकते, जिनके ऊपर आप काम नहीं कर सकते, कुछ और चीज़ें हैं। फिर दूसरा है कि लोग रिपोर्टिंग का आजकल बड़ा आसान काम हो गया Oh, है। yeah. लोगों को कुछ समझ में ना आए तो रिपोर्ट कर देते हैं, उसकी वजह से वो बंद कर देते हैं कि जी लोगों का सेंटिमेंट हो रहा है। हाँ, तो ये रीज़न है कि सेंसरशिप की वजह से कई सारी चीज़ें आती हैं बीच में। लेकिन उसके अलावा ईरान की एग्जांपल ले सकते हैं। ईरान के ऊपर बहुत ज़्यादा सेंसरशिप पॉलिसीज़ थी। जितनी फ़िल्में ईरान में इंडिपेंडेंट फ़िल्म मेकर जिनका आप नाम सुनते हैं जी, कि मोहसिन मखमल बफ की या अब्बास कियारोस्तामी की जो कहानियाँ हैं, तो क्यों ऑफ बीट थी वो? क्यों जूते की कहानी है, क्यों वो बच्चे की कहानी है? वो इसलिए नहीं क्योंकि उनके पास स्पेस ही नहीं थी। उनके ऊपर इतने सारे टॉपिक्स की बार लगी हुई थी कि आप इन चीज़ों पे काम नहीं कर सकते। जब आप काम नहीं कर सकते तो उससे फिर अगले टॉपिक्स जन्म देना शुरू कर देते हैं। सही तो वो सरफेस पर आए, वो कहानियाँ लोगों को समझ में आई कि छोटी छोटी स्टोरीज़ उनकी सिनेमा में चली जो हम सब देखते हैं, हमें पसंद भी हैं। तो इसी तरह से ड्रामे में भी हैं। तो अगर ड्रामे में अगर आपकी कोई आपको लगता है कि सेंसरशिप की हैं ऐसी पॉलिसी सख्त जो इन मौज़ूआत पे बात करने की नहीं करती, तो मौज़ूआत तो फिर और भी हैं और उनको बताने का ढंग भी आना चाहिए। ज़िया उल हक के ज़माने में जब इतनी ज़्यादा पीटीवी में भी इतनी ज़्यादा लगी हुई थी सेंसरशिप की पॉलिसीज़, बिल्कुल। तो उस ज़माने में भी बहुत सारे ड्रामे मुख्तलिफ तो तभी टॉपिक्स के थे। ऊपर काम शुरू हो गया था उन लोगों So you need ने। to tackle it out. आपको टैकल करना होता है। और आई थिंक कि जितनी आप स्पेस कम करते हैं शायद आपके पास क्रिएटिवली क्रिएटिव इनपुट आपका वो भी तो बढ़ जाता है ना, सोचने का समझने की सलाहियत भी तो बढ़ जाती है बढ़ आपकी। जाती है। आप एक अप्रोच को करने के एक आप दूसरी तरीके से सोचना शुरू कर Exactly. देते हैं जब आपके ऊपर Basically. कोई कंट्रोल करना शुरू करता है तो। बेसिकली उमेर भाई, आई वॉच पॉडकास्ट रेगुलरली, ठीक है। अहमद अली बट ने एक बहुत मज़ेदार बात बोली थी, आई वॉन्ट योर इनपुट ऑन दैट, ठीक है। सो ही वॉज टॉकिंग टू डिफरेंट पीपल और उसने ये बात की थी कि यू प्रोड्यूस्ड अ डिजिटल ड्रामा, ठीक है, टीवी पे तो एयर हो गया, डन, बट वो यूट्यूब पे और डिफरेंट ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर लग रहा है विच आर पेइंग यू इन रिटर्न, ठीक है, दे पेइंग यू, उस पर रॉयल्टी किसकी जस्टिफाइबल है? मेरे ख्याल से सबको मिलनी चाहिए रॉयल्टी। दिस इज़ वेरी इसका कोई बनना चाहिए लॉ, इसके ऊपर काम होना चाहिए और इसके ऊपर कोई कंडीशंस होनी चाहिए। और ये मैं तो बल्कि अपने जितने को अभी वर्किंग में मेरे साथ फिल्म पे या जितने मिलते रहते हैं एक्टर्स, उनसे डिस्कशन हुई है, वो इस बारे में बात करते नहीं चाहते क्योंकि उनको पता है कि ये एक बड़ा ये बन चुका है। आई मीन इसको बात करने साइड लाइन कर दें या उनके ऊपर थोड़ी सी वो हो जाए, लोग बातें करें। लेकिन आई थिंक इसकी पॉलिसी बननी चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप उससे पैसे कमा रहे हैं और अगर आप उससे पैसे जनरेट कर रहे हैं तो वो फिर मेरे ख्याल से रॉयल्टी सब में फ़िक्स होनी चाहिए। और अगर आप उसमें रॉयल्टीज़ नहीं दे रहे तो फिर आप उनको ये इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर ये बात पहले से वाजे हो कि ये चीज़ जो है जी सोशल मीडिया पे जाएगी तो उसकी अर्निंग्स का कोई मैकेनिज़्म हो, और अगर मैकेनिज़्म उस वक्त नहीं बन रहा तो फिर उनको जो पहले पे किए जा रहे हैं उसमें कहीं उसकी कंपनसेशन हो या कुछ ना कुछ हो। क्योंकि उसके ऊपर मैं देख रहा हूँ ब्रांड के लोगोज भी लग रहे हैं, प्रेजेंट्स का भी अलग लगता है डिजिटल पे, और डिजिटल पे तो हमारी व्यूवरशिप बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है इंडिया में बहुत ज़्यादा। उसके अलावा हमारी ग्लोबली हमारी इतनी है, हाँ पूरी दुनिया में देखा जाता है, मिलियंस तो यूँ निकल जाते हैं। एग्जैक्टली, वो पता ही नहीं चलता। और इसमें स्टार पावर है, स्टार्स की वजह से ये ब्रांड बन गए सर। तो वो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से इसका एक लॉज होने चाहिए। जो अभी तक ये जो रॉयल्टीज़ के लॉज है ना, ये थोड़े वेग ही हैं पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कि। और अब जब इतने मीडियम्स बन चुके हैं कि गाने हैं जो सिंगर्स बनाते हैं वो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे जा रहे हैं, सिंगर्स कम्युनिटी ने तो फिर भी थोड़ी सी इसमें अब डिस्ट्रीब्यूशन वाली थोड़ी सी अवेयरनेस आई है, तो उन लोगों ने इसको काफ़ी हद तक कुछ ना रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की। एक्टर्स ने कुछ नहीं किया अभी तक, डायरेक्टर्स ने भी कुछ नहीं किया। I think with that being said, we come towards the end of this episode. Thank you so much, Umair bhai. It was a honor. इसके अलावा मुझे और प्रैक्टिकली लफ्ज़ नहीं आ रहा है। मैं बताऊँ, इसको पॉडकास्ट नहीं तो इसको हम शो कह सकते हैं। और एक शो की जो कामयाबी होती है ना, वो इंटरव्यूअर के ऊपर होती है। इंटरव्यूअर देने से ज़्यादा आपके पास सवाल इंटरेस्टिंग हो, सवाल अच्छे हों और सवाल पूछने वाले इंसान का स्टाइल सही हो तो आपको मज़ा भी आता है, एंजॉय भी कर सकते हैं। Sure, thank you so very much. Means the most. This was on record, just by the way. सवाल अच्छे तो मज़ा आएगा काफ़ी। बिल्कुल, thank you so very much. And with that being said, we come towards the end of this episode. Make sure to subscribe to the channel if you haven't. And as always, I'll catch you guys in the next one. Till then, take care. Allah Hafiz.